अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के क्या हालात थे और पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री थी। तो मज़ीद लेक्चर में जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। शुरू में जब ब्रिटिश को लगता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो सब कॉन्टिनेंट पर कम होने लगा है, तो लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान देते हैं जिसे कहते हैं 3 जून प्लान। एक प्लान देते हैं जिसे कहते हैं 3 जून प्लान 1947 बाय लॉर्ड माउंटबेटन, जिसमें बराए सगीर को यानी कि सब कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात की जाती है और हिंदू और मुसलमान जो होते हैं वो इस प्लान पर राज़ी हो जाते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक को पाकिस्तान का नाम दिया जाता है जबकि दूसरे को भारत का। अब दोनों मुल्क जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के पास अब कोई आइन नहीं होता, कोई दस्तूर नहीं होता कि अब किस आइन के तहत, किस दस्तूर के तहत इस मुल्क को चलाया जाए। तो एक आइन की ज़रूरत होती है इस मुल्क को। तो इस सूरत हाल में, सिचुएशन में, द गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 को थोड़ा सा अमेंड करके पाकिस्तान का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कुछ वक्त के लिए। और इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के सेक्शन 8 के तहत ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनेगी। ये कानून साज असम्बली होगी, जैसे कि आजकल हमारी नेशनल असम्बली होती है। तो उस वक्त जो नेशनल असम्बली का पुराना नाम था वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन आज स्पीकर होता है। तो स्पीकर का जो पुराना नाम था उस वक्त प्रेसिडेंट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान कब बनती है? ऑन 26 जुलाई 1947 में बनती है। इसके पहले जो मेंबर्स होते हैं वो 69 होते हैं, बाद में इसकी तादाद जो है वो बढ़ जाती है, 79 हो जाती है। इस असम्बली के पास ये पावर्स होते हैं कि 1935 एक्ट को अमेंड कर सके और पाकिस्तान के आइन के लिए ड्राफ्ट बनाया जाए ताकि पाकिस्तान का अपना एक आइन हो। ऑन 11 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। और इस असम्बली का जो पहला इजलास होता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन 10 अगस्त 1947 में इसका पहला इजलास होता है। इस असम्बली में कुछ लोग ईस्ट पाकिस्तान से होते हैं और कुछ वेस्ट पाकिस्तान से होते हैं। इन दोनों के ख्यालात काफ़ी चेंज होते हैं और कन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आइन को बनाने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है कि दोनों जो विंग्स हैं उनके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ है और उनमें कन्फ्लिक्ट होता है। काफ़ी चीज़ों पर जो है वो वेस्ट पाकिस्तान राज़ी नहीं होता, काफ़ी पर ईस्ट पाकिस्तान राज़ी नहीं होता। तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है ऑन 12 मार्च 1949। The first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, presented a resolution on 12 March 1949 in the legislature. It is called the Objective Resolution. कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनने के बाद जो होती है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है ऑन सितंबर 11, 1948 में। और ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाज अपॉइंटेड एज ए सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो होते हैं वो दूसरे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट होते हैं। ही पास्ड अ रेजोल्यूशन व्हिच वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन, जो प्रॉब्लम्स थे काफ़ी हद तक सॉल्व होते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि इस रेजोल्यूशन को जो है प्रीएम्बल बनाया जाता है तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में, 1956 में भी, 1962 में भी और 1973 में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के सैलिएंट फीचर्स क्या है वो उस पर मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर दूंगी। उस पर ये अलग एक टॉपिक है, तो वो यहाँ पर मैं मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगी। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनती है। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 12 मार्च 1949। 1949 में जो है वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनती है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। यही कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो होती है वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनती है। Task assigned to the Basic Principle Committee was to determine the basic principle for framing the future constitution of Pakistan. पाकिस्तान के लिए एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देना होता है, एक आइन बनाना होता है। 3 सब कमेटीज बनती है अंडर दी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। जो इंटरम रिपोर्ट होता है, जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी अपना इंटरम रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में पेश करती है ऑन 28 सितंबर 1950 में।
On 28 September 1950, the Basic Principle Committee presented its interim report to the Constituent Assembly. अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली अपना काम कर रही होती है क्योंकि आइन को बनाने में जो है प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी रोल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑन 16 अक्टूबर 1951 प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड। लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। गवर्नर जनरल देन रिप्लेस्ड प्राइम मिनिस्टर एंड ख्वाजा नाजिमुद्दीन टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑन 17 अक्टूबर 1951। अब इसके बाद क्या होता है, द असेंबली वाज डिसॉल्व्ड बाय द देन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। उस वक्त के जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद होते हैं वो इस असेंबली को डिसॉल्व करते हैं 24 अक्टूबर 1954 में, इस ग्राउंड पर कि इसके मेंबर जो है वो करप्ट है, वो सही काम नहीं कर रहे, वो अपने मुफादात के लिए काम करते हैं। और उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली होती है उसका प्रेसिडेंट मौलवी तमीज़ुद्दीन होते हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन प्रेसिडेंट ऑफ द असम्बली चैलेंज द डिसोल्यूशन इन द सिंध चीफ कोर्ट। वो सिंध चीफ कोर्ट में ये चैलेंज करता है कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, तो और केस जो है वो जीत जाता है। उसके बाद जो कोर्ट होती है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन के फेवर में जजमेंट देती है और ये केस जीत जाता है। बाद में गवर्नर जनरल सिंध कोर्ट के फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट में जाता है, अपील करता है और इस तरह कोर्ट गवर्नर जनरल के फेवर में फैसला देती है कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन 28 मई 1955 में जो है पाकिस्तान की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनती है। The assembly also achieved its target by giving the first constitution to the nation, the Constitution of Pakistan 1956. अब पाकिस्तान का जो है on 23rd March 1956 the first constitution was given by the assembly. First constitution of Pakistan 1956 बनता है। 1955 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की तबीयत ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से सिकंदर मिर्ज़ा एक्टिंग गवर्नर जनरल की तरह काम करता है। सिकंदर मिर्ज़ा जो है बाद में सदर बन जाते हैं और इसके बाद ऑन 7 अक्टूबर 1958 में प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देते हैं एंड डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ ऑन 7 अक्टूबर 1958। फर्स्ट मार्शल लॉ लगता है ऑन 7 अक्टूबर 1958 बाय सिकंदर मिर्ज़ा और वो जनरल मोहम्मद अयूब खान को बनाते हैं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ही अपॉइंट जनरल मोहम्मद अयूब खान कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। और जो अयूब खान होते हैं ऑन 27 अक्टूबर 1958 जनरल मोहम्मद अयूब खान टुक ओवर एज द सेकंड प्रेसिडेंट। तो जनरल मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। He appoints Constitution Commission to draft a constitution on 17th February 1960 के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाए। कमेटी जो है अपने रिपोर्ट को सबमिट करती है on 29th April 1961। The second constitution was given in 1962। तो पाकिस्तान का सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है। A new constitution was framed and given to the nation on 1st March 1962। ये आइन भी काफ़ी हद तक लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ईस्ट पाकिस्तान को पसंद नहीं, कुछ चीज़ें जो है वो वेस्ट पाकिस्तान को नहीं पसंद। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सदर के इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। अयूब खान पर जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगता है। मुल्क में धरने शुरू हो जाते हैं। 1969 में वो अपना पावर जो है वो जनरल याया खान को ट्रांसफ़र कर देता है क्योंकि हालात इसके कंट्रोल से निकल जाते हैं। याया खान भी मुल्क में जो है वो याया खान जो है वो मुल्क के सदर बन जाते हैं। ऑन 25 मार्च 1969 दी सेकेंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। सेकेंड मार्शल लॉ लगता है बाय याया खान एंड जनरल आगा मोहम्मद याया खान टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के सदर बन जाते हैं एंड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। बाद में वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी इशू करते हैं जिसके अंडर जनरल इलेक्शंस होते हैं ऑन 7 दिसंबर 1970 में। अब यहाँ भी कन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा होते हैं वो अपनी हुकूमत करना चाहते हैं और
ईस्ट पाकिस्तान से जो मेजॉरिटी में सीट जीत जाती है वहाँ से मुजीबुर रहमान अवामी पार्टी का रहनुमा होते हैं कि पावर, वो चाहता है कि पावर इसे मिले, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते हैं कि पावर इसे मिले। तो यहाँ पर दोनों में बहुत कन्फ्लिक्ट होता है और दोनों एक दूसरे के सामने जो है वो झुकते नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने का मुतालबा करते हैं। फिर ईस्ट पाकिस्तान 1971 में अलग हो जाता है। इसके बाद जो है जनरल मोहम्मद याया खान जो है वो पावर छोड़ देता है और भुट्टो के पास पावर आ जाती है। ऑन 20 दिसंबर 1971, Zulfikar Ali Bhutto took over as the President of Pakistan as well as the first civil Chief Martial Law Administrator. Interim Constitution of Pakistan बनता है on 21 अप्रैल 1972। इसमें प्राइम मिनिस्टर के पावर्स कुछ ज़्यादा होते हैं। ये आइन पिछले 2 आइनों से फिर भी बेहतर होता है। असेंबली जो होती है वो फॉर्म करती है एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑन 17 अप्रैल 1972 टू प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर द फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का जो एक ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करती है ताकि पाकिस्तान का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी वाज प्रेजेंटेड विद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 31 December 1972. It was passed by the Assembly in its session on 10th April 1973 and was authenticated by the President on 12 April 1973. This constitution, called the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, was promulgated on 14th August 1973. तो 14th August 1973 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। On the same day, Zulfikar Ali Bhutto took oath as the Prime Minister, while फजल इलाही चौधरी took oath as the President of Pakistan. फजल इलाही जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते हैं वो 7 जनवरी 1971 में इलेक्शंस अनाउंस करते हैं बिफोर टाइम। Consequently, on 10 January 1977, he advised the president to dissolve the National Assembly. जो अपोजिशन होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती नेशनल असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट को, विच रिजल्टेड इन सीवियर पॉलिटिकल क्राइसिस। जब अपोजिशन पार्टीज जो होती है वो इलेक्शंस के इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती तो भुट्टो को हटाने के लिए बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज होती हैं, मुल्क में धरने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय देन आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ऑन 5 जुलाई 1977। थर्ड मार्शल लॉ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक इम्पोज करते हैं मुल्क में। इन 1981 ही अपॉइंटेड इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल असेंबली यानी कि नेशनल असेंबली का इजलास होता है 20 मार्च 1985 में। मोहम्मद खान जुनेजो वाज नॉमिनेटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाय द प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक जो है वो जुनेजो को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ही रिसीव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर इन नवंबर 1985 द 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट। 8th कॉन्स्टिट्यूशन जो 8th अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिसाइड changes in other articles in the constitution, the significant article 58(2)(b) was added। 58(2)(b) जो है वो constitution में ऐड किया जाता है और ये 58(2)(b) क्या कहता है, according to which the president required discretionary power to dissolve the national assembly। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सके। On 29 May 1988 the assembly was dissolved by the president by using the power एक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 58(2)(b। तो वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं किस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए, 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए। 58(2)(b) जो है वो प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देती है जिसके तहत वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। The general elections for the 8th National Assembly was held on 6 November 1988 में होते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो was nominated as the Prime Minister of Pakistan and took the oath of the office on 2 December 1988 में जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आती है इसके बाद। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं गुलाम इसहाक खान और वो डिसॉल्व करते हैं असेंबली को अंडर आर्टिकल 58(2)(b।
58(2)B के तहत जो है इसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि 58(2)B के तहत सदर के पास काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात होते हैं कि वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। जनरल इलेक्शंस फॉर द 9th नेशनल असम्बली वाज हेल्ड ऑन 24 अक्टूबर 1990। इधर क्या होता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ टुक oath as the Prime Minister of Pakistan और 11 नवंबर 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत आती है। फिर क्या होता है, द असम्बली वाज डिसॉल्व्ड बाय देन प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान जो है वो असम्बली को डिसॉल्व करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? अंडर आर्टिकल 58(2)B। The dissolution of the National Assembly was challenged in the Supreme Court of Pakistan and after hearing the case, the Assembly was restored by the Apex Court. The Assembly was dissolved on the advice of the Prime Minister. उसके बाद जो है इसको डिसॉल्व किया जाता है on the advice of Prime Minister. उसके बाद क्या होता है, अब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई है। The elections for 10th National Assembly was held on 6 अक्टूबर 1993. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनती है ऑन अक्टूबर 1993 में। फिर असम्बली को डिसॉल्व किया जाता है प्रेसिडेंट फारूक अहमद खान लगारी। फिर से बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ आता है तो उसको ये महसूस होता है कि आर्टिकल 58(2)B जो कि सदर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देता है, तो इस आर्टिकल का कुछ किया जाए। तो आर्टिकल 58(2)B को कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म किया जाता है। 13 अमेंडमेंट के तहत 58(2)B को कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ टुक ओवर द गवर्नमेंट फ्रॉम Prime Minister Nawaz Sharif and declared himself as a chief executive through a proclamation of emergency on 12 अक्टूबर 1999। यहाँ पर मुशर्रफ जो होते हैं गवर्नमेंट लेते हैं नवाज शरीफ से और वो जो है मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हैं 12 अक्टूबर 1999 में। 17th अमेंडमेंट के तहत 58(2)B को दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद जब इजलास होता है तो यूसुफ रज़ा गिलानी वाज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आसिफ अली जरदारी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 5 years। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इलेक्ट होते हैं और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 13वें प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं फॉर नेक्स्ट 5 years। 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में की जाती है जिसके तहत 58(2)B को ख़त्म किया जाता है, यानी कि अब जो सदर के इख्तियारात है वो कम हो जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को डिसक्वालीफाइड किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और राजा परवेज़ अशरफ वाज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जब इजलास होता है नेशनल असम्बली का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्टेड एज द 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ तीसरी मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड टुक ओथ ऑफ द ऑफिस ऑन 5 जून 2013। इसके बाद आसिफ अली जरदारी जो अपने 5 years पूरे करता है और 9 सितंबर 2013 एज ए प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद मिस्टर ममनून हुसैन टुक ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन 9 सितंबर 2013। उसके बाद ममनून हुसैन पाकिस्तान के सदर बनते हैं। नवाज शरीफ डिसक्वालीफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड आफ्टर दैट शाहिद खाकान अब्बासी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। 21वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं शाहिद खाकान अब्बासी। इसके बाद इलेक्शंस होते हैं और असद कैसर इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान एंड कासिम सूरी एज द डिप्टी स्पीकर विद मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। इमरान खान इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 22वें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बनते हैं इमरान खान एंड टुक ओथ ऑफ द ऑफिस ऑन 18 अगस्त 2018। ये था लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।